हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपको यहाँ पर आई बटन पर ये वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ से आप चैप्टर समझ सकते हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स दोनों में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो देखो, सर्व मतलब होता है सबको और शिक्षा मतलब आप जानते ही हैं एजुकेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इससे मतलब ये कि सभी बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, तो सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये एक अभियान है जो सरकार की तरफ से चलाया गया है। इसका उद्देश्य है कि 5 या 6 वर्ष की आयु से लेकर 14-15 आयु तक के सभी बच्चों को सिर्फ स्कूल जाना चाहिए, कोई काम वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्कूल जाना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ये सरकार ने अभियान चलाया हुआ है और ये सरकार ने बिल्कुल मुफ्त किया हुआ है, क्योंकि सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल भी खोल रखे हैं इसके लिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जा सकता है? इसे कैसे घटाया जा सकता है ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि शिशु मृत्यु दर कहते किसे हैं। तो देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 साल की आयु तक के बीच के जो बच्चे किसी न किसी बीमारी से या कमज़ोरी से ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो देखो, शिशुओं को संक्रमण से रक्षा करने के लिए उनको टीका लगवाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों के लिए टीका होता है, इंजेक्शन, जो बचपन में दिया जाता है। बच्चे को अच्छा खान पान, अच्छा पोषण देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और उसको बीमारियां ना हो। और माताओं को खुद को भी अच्छा खान पान खाना चाहिए ताकि जब वो बेबी को दूध पिलाएं तो जो खान पान है, जो पोषण है, वो बच्चे के शरीर में भी जाए। इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? इसे ज़रा ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखो, जितनी भी क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, जैसे कि होटल में बर्तन धोना, होटल का मालिक होना, ठीक है, या फिर होटल में कोई भी काम करना, कोई बिज़नेस करना, व्यवसाय करना, टीचिंग, डॉक्टर वगैरह कोई काम करना, कुछ भी, ये सारी क्रियाएं जो हैं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और इसके अलावा जितने भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि घर के काम काज करना, बहन भाई की देखभाल करना, ठीक है, फ्री में किसी को पढ़ाना, ये सारी गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं, मतलब जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। अब देखिए, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई लेडी है, जब वह घर में बर्तन धोती है तो उसको उस बर्तन धोने का कोई पैसा नहीं मिलता, मतलब वो गैर आर्थिक क्रिया कर रही है। लेकिन जब उसी बर्तन को वो किसी होटल में धोती है तो उसे वहाँ पर उसके पैसे मिलते हैं, तो उस टाइम वो आर्थिक क्रिया हो जाती है। मतलब एक ही काम आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि पैसा कमाने का उद्देश्य है या नहीं, उसी के बेस पे गैर आर्थिक और आर्थिक क्रियाएं। के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? तो देखो, इससे अभिप्राय ये है कि हमारे देश के जो कार्यशील लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, जिनमें निपुणता होती है, योग्यता होती है, टैलेंट होता है, तो वो संसाधन ही तो हैं वो हमारे देश के एक तरीके के। तो इसीलिए इन लोगों को संसाधन कहा जाता है कि संसाधन के रूप में लोग हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे? मतलब पढ़ने लिखने के बाद भी लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, ये एक सीरियस समस्या है। वो कैसे? भारत में हर वर्ष 5 लाख युवक रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, जबकि भारत में रोज़गार के अवसर निम्न हैं, ठीक है, रोज़गार कम है और जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा हैं, जिसमें हर साल लोग शिक्षित भी होते हैं, अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं और इसमें निरंतर वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब पढ़ते हैं। पहले उतने लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे और जॉब उतनी की उतनी ही है। इसलिए जो है भारत में शिक्षित बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सिर्फ स्कूली पढ़ाई ही कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने टैलेंट वगैरह को नहीं देखते। जैसे कि हर किसी में एक अलग टैलेंट होता है, वो उसको उभारें, उसको समझें, उसको आगे बढ़ाएं, तो वो भी जॉब दिलाने में और बाकी चीज़ों में काफ़ी कारगर साबित होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस पूंजी को आप सबसे अच्छी मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या फिर मानव पूंजी? ये सारी ही पूंजी हैं, लेकिन कौन सी पूंजी को आप सबसे ज़्यादा अच्छी मानते हैं? तो देखो, मानव पूंजी जो है वो सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि मानव के बिना तो कुछ है ही नहीं। जितने भी संसार में संसाधन हैं, वो संसाधन तभी तो कहलाएंगे जब मानव उसका कोई उपयोग करेगा। अगर कोई चीज़ उपयोग में ही नहीं आती तो वो संसाधन है ही नहीं, वो व्यर्थ है बिल्कुल। तो इसलिए जो सबसे बेहतर पूंजी है वो मानव संसाधन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वो होती है जहां उन्हें काम तो मिलता है, परंतु प्रच्छन्न रूप से काम पर रखा जाता है, मतलब छिपा हुआ रूप। उनकी आवश्यकता ना के बराबर होती है। जैसे कि कृषि में मान लो 100 लोग लगे हुए हैं कटाई पर, उसी काम को 50 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन 100 लोग लगे हुए हैं, सबको 10-10 रुपये मिलते हैं काम करने के। अगर वही काम 50 लोग करेंगे तो उनको 20-20 रुपये मिलेंगे काम करने के, और 50 लोग भी उस काम को कर सकते हैं। तो मतलब बाकी के 50 जो हैं वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ठीक है। जो एक दूसरे की इनकम है वो बट रही है आपस में, 20 की जगह 10 रुपये मिल रहे हैं सबको। तो इस वाली बेरोज़गारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। बेरोज़गारी तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी होती है मौसमी बेरोज़गारी, तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है। मतलब साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें लोगों को काम नहीं मिल पाता। जैसे कि ऐसी बेरोज़गारी कृषि में ज़्यादातर दिखाई देती है। जैसे कि कृषि में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें फसल सिर्फ उगाई जाती है, तो कटाई में ज़्यादातर लोगों को काम मिलता है, बाकी कुछ महीनों में उनको काम नहीं मिलता। जैसे कि आप कलर पेंट का काम देख सकते हैं, बरसातों में ये काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है, क्योंकि बरसातों में कलर पेंट बहुत ही कम लोग करवाते हैं, ताकि जो कलर पेंट वगैरह है घर में वो ख़राब ना हो। तो जो कुछ महीने ऐसे आते हैं साल के जिसमें बेरोज़गारी बढ़ जाती है या काम नहीं मिलता, तो उसको मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो आर्थिक और गैर आर्थिक मैंने आपको समझा दिया था। जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और इसके विपरीत जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, जैसे कि अपना घर का काम समझ के की जाती हैं, सहानुभूति के लिए की जाती हैं, कर्तव्य के लिए की जाती हैं। जैसे कि औरत का कर्तव्य माना जाता है हमारे यहाँ पे कि घर का काम करना औरत का कर्तव्य है, इस टाइप का, उसका कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता, तो वो जो है वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। देश प्रेम के लिए की जाने वाली क्रियाएँ, ये सब गैर आर्थिक होती हैं। दूसरा, जैसे कि व्यवसाय, नौकरी, मजदूरी, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। खाना पकाना, भाई बहन की देखभाल करना, घर के कामकाज करना, ठीक है, इस तरीके की क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो वो भी हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।